नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला का प्रारंभ किया था, अब तक आपकी सेवा में उसके 10 वीडियो लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं। आज बारी है 11वें वीडियो की। जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस, लाभ के घर, कमाई के घर में यदि केतु विराजमान हो जाए तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा। केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली के अलग अलग भावों पर, वहां क्या परिणाम मिलेंगे, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। वीडियो के मध्य में आपके लिए कुछ जानकारियां लेकर आया हूं, कुछ निवेदन करूंगा आपसे, और वीडियो के अंत में केतु के कुछ कॉमन उपायों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए समय नष्ट नहीं करते हैं और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में यदि केतु विराजमान हो तो क्या प्रभाव दिखाता है। देखिए, जन्म कुंडली का एकादश भाव क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझने की आवश्यकता है। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप एकादश भाव 11th हाउस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो अवश्य देखिए। यहाँ मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि 11th हाउस जो होता है वो हमारे बड़े भाई बहनों को दिखाता है। जो सर्कल हमने खुद तैयार किया है, अपना मित्र मंडली, अपना नेटवर्क, वो 11th हाउस दिखाता है। 11वां भाव कमाई का घर है, लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। मेरे विचार से एकादश भाव जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर बिना कमाई के, बिना आमदनी के जिंदा नहीं रह सकता। राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, ये 5 नैसर्गिक उष्ण ग्रह हैं। यदि ये पांचों ग्रह या इनमें से कोई एक या दो ग्रह तृतीय में बैठ जाएं, छठे में बैठ जाएं, 11th हाउस एकादश में बैठ जाएं, तो बहुत बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि केतु यदि एकादश में बैठेगा तो अच्छे परिणाम देगा, किंतु इसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि हर लग्न की कुंडली में 11th हाउस में यदि केतु बैठ जाए तो अच्छे ही परिणाम देगा। केतु के परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका डिस्पोजिटर, अर्थात केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन से राजयोग या कौन से दुर्योग बना रहा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, ये जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार फल देते हैं। अब केतु यदि एकादश भाव में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में द्वादश चला जाए, 12वें भाव में चला जाए, तो केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। 8वें में चला जाए, केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। छठे में चला जाए, केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। किंतु वही स्वामी, वही डिस्पोजिटर अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, लग्न में, पंचम में, नवम में बैठ जाए, या केंद्र में कहीं 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे केतु के। तो केतु के परिणाम उसके राशि स्वामी की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि दुनिया में अरबों खरबों लोग ऐसे हैं अलग अलग लग्नों के जिनकी कुंडलियों में 11th हाउस एकादश भाव में केतु विराजमान है। तो क्या सबको एक जैसे परिणाम मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि केतु एकादश भाव में उच्च का है या फिर अपने राशि जैसे घर में बैठा है, तब केतु अच्छे परिणाम देगा। और यदि केतु एकादश भाव में नीच का है तो आमदनी को बिगाड़ देगा, तब बहुत बुरे परिणाम देगा। अब केतु उच्च नीच का कहाँ होता है, ये विषय ज्योतिष में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। कई सारे विद्वानों की, कई सारे ऋषियों की इस पर अलग अलग राय है, पर मैं अपने अनुभव से ही आपको बताऊंगा। मुझे जो अनुभव हुआ है पराशरी ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का, मैं उसके आधार पर आपको बताऊंगा। केतु 8 और 9 वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का होता है, 2 और 3 वृष और मिथुन राशि में नीच का होता है। अब यदि एकादश भाव में केतु बैठा है तो एक ज्योतिष का सामान्य फॉर्मूला है कि 11th हाउस एकादश भाव में बैठकर कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम देता है। यह सामान्य फॉर्मूला है और मैं भी इस बात को मानता हूं। किंतु यदि वो ग्रह नीच का हो जाए, यदि वो ग्रह शत्रु के घर में बैठ जाए, तो क्या अच्छे परिणाम देगा? कभी नहीं देगा। तो यदि एकादश भाव में केतु नीच का हो गया, 2 और 3 में बैठ गया, तो केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। कर्क लग्न और सिंह लग्न, कर्क लग्न में केतु एकादश में बैठेगा तो 2 में बैठेगा, वृष राशि में बैठेगा। और सिंह लग्न में केतु यदि एकादश में बैठेगा तो मिथुन राशि में बैठेगा। यहाँ केतु नीच का हो जाएगा और नीच का केतु आपको आमदनी बिल्कुल नहीं देगा, बल्कि आपकी आमदनी को डुबो देगा, आपके नाम को बर्बाद कर देगा। वहीं
मकर लग्न में केतु यदि एकादश में बैठता है तो केतु उच्च का हो जाएगा, क्योंकि एकादश में आती है वृश्चिक राशि, जहाँ केतु उच्च का होगा तो बड़े अच्छे परिणाम देगा। कुंभ लग्न में केतु यदि एकादश में बैठता है तो अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि एकादश में आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरुओं के धर्म के प्रतीक हैं, और केतु स्वयं मुक्तिदाता प्लैनेट है। मुक्तिदाता प्लैनेट जो धर्म का ग्रह है उसके घर में बैठ जाए तो फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इनके नाम का धर्म ध्वजा बुलंद होती है, इनके नाम का झंडा बुलंद होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि केतु एकादश भाव में मेष राशि में बैठा हो, जो मिथुन लग्न में ही बन सकता है, मिथुन लग्न में एकादश भाव में मेष राशि आएगी, वहाँ यदि केतु बैठा हो तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि कुजवत केतु, यानी केतु मंगल की तरह, कुज की तरह व्यवहार करता है। अब मंगल यदि एकादश भाव में स्वगृही हो जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, तो कई प्रकार के लाभ देता है। जमीन जायदाद का लाभ, कई सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। ठीक उसी प्रकार से केतु यदि मंगल की राशि मेष में बैठ जाए एकादश भाव में तो ये कई प्रकार से लाभ देता है। तो यह थी कुछ कंडीशंस, कुछ डिस्क्लेमर कि केतु हर व्यक्ति के एकादश में बैठ के एक जैसा परिणाम नहीं देगा। परिणाम कहाँ कहाँ बदलेंगे वो आपने देख लिया। अब आते हैं मुख्य परिणामों पर जो सबके लिए एक जैसे होंगे। 11th हाउस क्या होता है? कमाई का घर होता है, आमदनी का घर होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। 11th हाउस आपके पुत्र वधू और दामाद को भी दिखाता है। बेटे की बीवी और बेटी का हस्बैंड, ये भी 11th हाउस दिखाता है। इसके अलावा जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो मित्र मंडली आपने खुद बनाई है, वो एकादश भाव है। अब एकादश भाव अवार्ड्स रिवॉर्ड्स को भी दिखाता है, जो आपको सम्मान प्राप्त होता है, पुरस्कार प्राप्त होता है, जो कोई छोटी मोटी बीमारी होती है वो भी 11th हाउस दिखाता है। तो एक ही भाव कई सारी चीज़ें दिखाता है। अब इस भाव में, इतने महत्वपूर्ण भाव में यदि केतु जैसा शक्तिशाली ग्रह बैठ जाए तो केतु क्या करेगा? यदि केतु अच्छे परिणाम दे रहा है, किन किन कंडीशन में वो मैंने अभी बता दिया, अकॉर्डिंग टू केतुस डिस्पोजिटर। यदि केतु अच्छे परिणाम दे रहा है आपको, तो आपके नाम का झंडा बुलंद कर देगा, आपको देश विदेश में प्रसिद्ध बना देगा, कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको दिलवाएगा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपको सम्मानित किया जाएगा। केतु ऐसा नहीं है कि एकादश में बैठ करके कमाई नहीं देता, कमाई देता है। केतु के अपने तरीके हैं कमाई देने के, इनकम देने के। तो केतु भी आपको माला माल कर सकता है अगर 11th में बैठा है और शुभ परिस्थितियों में है, तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति करवाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। किंतु यही केतु जब थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देता है तो आपके नाम का झंडा डुबा देगा, आपको बदनाम कर देगा, आपकी कमाई में बाधा देगा। ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी आपकी आमदनी के मार्ग में कि आप सिर धूमते रह जाएंगे। आमदनी के मार्ग में धोखा होगा। केतु धोखेबाजी का भी प्लैनेट है, तो अक्सर ऐसे लोगों के साथ धोखा हो जाता है आमदनी के मार्ग में। अब जो व्यक्ति, जो भी जातक या जातिका जिसके 11th हाउस में केतु विराजमान होता है, उसका कुछ मूल स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, ये सब जानते हैं, विरक्ति का ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी आमदनी से विरक्त रहता है, डिटैच रहता है, अर्थात इसको आमदनी करने की कोई खास इच्छा नहीं होती, ये लापरवाह होता है। जीवन में कई सारे ऐसे मौके आते हैं इस व्यक्ति के पास, जब ये चाहता तो अच्छी आमदनी कर सकता था। कई सारे प्रमोशन के मौके आते हैं, कई बार नौकरी बदलने के अवसर आते हैं, कई बार व्यापार शुरू करने के अवसर आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उन सब को इग्नोर कर देता है, आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार देता है, आमदनी से दूर रहता है। इस व्यक्ति को अपने मित्रों और शत्रुओं की एक तरह से पहचान ही नहीं होती। जो इसके शुभचिंतक हैं, जो इसके टैलेंट को पहचानते हैं, जो इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन लोगों के द्वारा दिए गए अवसरों को, मौक़ों को ये आदमी अपनी लापरवाही में छोड़ देता है, क्योंकि इसको आमदनी से कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने बहुत ऊंचाइयां देखी हैं, बहुत पैसा कमाया है, एक प्रतिष्ठित पोजीशन पे रहा है, इसकी आत्मा तृप्त है पैसे से, इसलिए इस व्यक्ति को पैसे का कोई खास मोह नहीं होता, डिटैच रहता है। किंतु यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। जब ये व्यक्ति घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मारता है, घर आए हुए मौक़ों को ठुकरा देता है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको पैसे की ज़रूरत ना पड़ती हो। इस व्यक्ति को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है ऐसे जातक या जातिका को, तो उस समय मरता क्या न करता, जो काम इसको मिलता है वो काम ये कर लेता है।
और अक्सर गलत लोगों के साथ काम करता है। जब पैसे की ज़रूरत होती है तो ये बहस करने की स्थिति में नहीं होता, चूज़ करने की स्थिति में नहीं होता और अक्सर गलत प्रकार के लोगों के साथ काम कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग इससे काम करवा लेते हैं और बाद में पैसा नहीं देते हैं या कम देते हैं, धोखा हो जाता है इसके साथ। तो एकादश में केतु बैठा है तो आमदनी में धोखा होगा, व्यक्ति आमदनी से डिटैच रहेगा। केतु का चूंकि सिर नहीं है, इसी तरह इस व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ये आमदनी के मामले में अपने शुभचिंतकों को पहचान नहीं पाता और आमदनी के आए हुए मौकों को भी छोड़ देता है। मित्र मंडली भी है एकादश भाव। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों से भी डिटैच रहता है, थोड़ा एकांत प्रिय होता है, थोड़ा अकेले में रहना इसको अच्छा लगता है, अकेले में ये पढ़ता लिखता रहता है। मैं इस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा, जिसके एकादश में केतु होता है वह व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, वो परिश्रमी भी होता है, दूरदर्शी भी होता है। पर जो केतु का अपना नैसर्गिक गुण है डिटैच करना, तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव के सभी कारकों से डिटैच करेगा, तो आमदनी उसमें सबसे मुख्य है। मित्रों से भी दूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय भी होता है और इसके जीवन में मित्र आते जाते रहते हैं, अर्थात आज किसी से अच्छे संबंध हैं, अगर वो व्यक्ति 2-3 महीने इससे मुलाकात ना करे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लगता है कि दोस्त तो आते जाते रहते हैं, आज कोई और है कल कोई और होगा। तो यह व्यक्ति अपने मित्रों की भी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता, मित्रों से भी थोड़ा विरक्त रहता है। बड़े भाई बहनों से भी दूरी होती है। अब ये दूरी 2 प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक। यदि केतु अच्छे परिणाम दे रहा है, शुभ स्थिति में है, तो क्या होगा, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, किंतु बड़े भाई या बड़ी बहन किसी दूसरे शहर में रहती होगी या रहते होंगे नौकरी के सिलसिले में, या बड़ी बहन की शादी अमेरिका इंग्लैंड में हो गई, कहीं बहुत दूर, जहाँ केवल फ़ोन के ज़रिए ही बात हो सकती है, मिलना जुलना बहुत कम होगा। अगर केतु अच्छा परिणाम दे रहा है तब भी ये दूरी देगा, क्योंकि केतु का नैसर्गिक गुण है डिटैचमेंट, और कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक गुण को कभी नहीं छोड़ता। यदि केतु बुरे परिणाम दे रहा है आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में, तो बड़े भाई बहनों से भयंकर झगड़ा होगा, और झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक घर में रहना संभव नहीं होगा। यदि किसी प्रकार रह भी लिए तो आपस में बातचीत नहीं होगी, या फिर यह भी संभव है कि इस जातक या जातिका के बड़े भाई बहन होंगे ही नहीं, ये खुद ही परिवार में सबसे बड़ा होगा। तो यह है केतु के परिणाम। अब एकादश भाव में बैठ करके केतु की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि जाएगी जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे, 3rd हाउस। तृतीय भाव क्या होता है, यदि आप इसको गहराई से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, ये मेरे चैनल पे डाला हुआ है। तृतीय भाव के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटे भाई बहनों को दिखाता है, छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। और इस भाव पे केतु दृष्टि डाल दे तो क्या होगा, छोटे भाई बहनों से दूरियां आएंगी। यदि केतु जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा है, डिस्पोजिटर अच्छी जगह बैठा है, तो छोटे भाई बहन नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में कहीं दूर देश में रहेंगे, दूसरे शहर में रहेंगे, जहां फ़ोन के जरिए बातचीत होगी बस। अगर केतु बुरे परिणाम दे रहा है जन्म कुंडली में, तो छोटे भाई बहनों से भयंकर झगड़ा होगा, एक साथ एक घर में रहना संभव नहीं होगा, संपत्ति का विवाद होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। चूंकि कम्युनिकेशन का भाव है ना, तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा कुछ, सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकालेगा, इसकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाएगा, फिर झगड़े होंगे। यह भी संभव है कि यह व्यक्ति अपने परिवार में सबसे छोटा हो, इसके बाद कोई छोटे भाई बहन हो ही नहीं। तो ये तृतीय भाव पे जब केतु की दृष्टि जाएगी तो उसके परिणाम है। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जहां ऑलरेडी इसका काउंटर पार्ट राहु बैठा हुआ है। अब पंचम में राहु क्या परिणाम देता है, इस विषय पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप पंचम के राहु को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखिए। इसलिए मैं पंचम की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वहाँ राहु के परिणाम ज़्यादा प्रबल होंगे। केतु की नवम दृष्टि जाएगी जन्म कुंडली के सप्तम भाव, 7th हाउस पे, पति पत्नी का स्थान, व्यापार का स्थान, साझेदारी का स्थान, मारक स्थान, मुख्य मारक स्थान। अब केतु जब वहाँ दृष्टि देगा, अगर केतु जन्म कुंडली में बहुत पॉजिटिव वे में प्लेस है, तब भी पत्नी या पति से, जीवन साथी से थोड़ी विरक्ति, थोड़ी दूरियां तो देगा। कोई मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर फिर भी अंदर से डिटैचमेंट, अंदर से विरक्ति रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन रहेगा। जब जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इसके जीवन में चलेगी, तब तब ये परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। और यदि केतु निगेटिवली प्लेस्ड है, नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तब तो तलाक करवा देगा।
जीवन साथी की तबीयत खराब होगी या इस व्यक्ति की स्वयं की तबीयत खराब होगी। विवाह के बाद इस व्यक्ति के पति और पत्नी जो भी होंगे जीवन साथी, उनके साथ भयंकर झगड़े होंगे। और केतु यदि मंगल की राशि वगैरह में बैठा है, कोई मारक प्रभाव लिए हुए है, तो जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। अब केतु किस प्रकार का प्रभाव देगा आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखकर, इसके लिए तो आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना होगा। बिना कंप्लीट एनालिसिस के कुछ बोलना मुश्किल है। यह मैं जनरल परिणाम बता रहा हूं कि जीवन साथी से दूरियां होंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा। यदि यह व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई धंधा वगैरह करता है, कोई बिजनेस, तो पार्टनर से भी विरक्ति होगी, पार्टनर से भी झगड़े होंगे, पार्टनर से दूरियां आएंगी। यदि केतु नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो, यदि केतु एकादश में नीच का है, यदि केतु का डिस्पोजिटर खराब जगह बैठा है, तो ये नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि सकारात्मक परिणाम दे रहा है, तब भी सब कुछ ठीक रहते हुए भी दूरियां तो रहेंगी, जीवन साथी से भी, बिजनेस पार्टनर से भी। 7th हाउस सामाजिक छवि का भी है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक छवि कुछ खास नहीं होती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, आत्मचिंतन आत्ममंथन में लगा रहता है, थोड़ा डिटैच रहता है, थोड़ा रिजर्व रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोई छवि बनती ही नहीं समाज में। एकादश भाव का केतु कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिलवाता है। इसका एक उदाहरण कई सारे ज्योतिषी नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में एकादश भाव में केतु है, इसलिए उनको देश विदेश में इतना मान सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने 11th भाव के केतु के बारे में एक श्लोक लिखा है। मैं उस श्लोक को पढ़ के उसका अर्थ आपको बताता हूँ। मानसागरी में विद्वान ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के एकादश भाव में केतु विराजमान हो, सुभाग्य सुविद्याधिको दर्शनीय सुगात्र सुवस्त्र सुतेजास्तस्य दरः पीड़यते संततम शत्रुवर्गः शिखिलाभगः सर्वलाभम करोति। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के एकादश भाव में केतु विराजमान होता है, वह सौभाग्यशाली होता है, अच्छे वस्त्र पहनने वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है, टैलेंटेड होता है, देखने में सुंदर होता है, उसका शरीर आकर्षक होता है। वह व्यक्ति शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम होता है, शत्रुओं में भय पैदा करने में, शत्रुओं को डराने में, उनको पीड़ा देने में सक्षम होता है। और केतु की कृपा से, शिखी का अर्थ होता है केतु, जो यहाँ लिखा है शिखी लाभगः, तो केतु की कृपा से उसको हर प्रकार का लाभ होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 सदाबहार निवेदन है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों वगैरह को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो का लाभ उठाएं। आपके लिए कुछ जानकारियाँ भी हैं। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स प्रारंभ कर रहा है। ज्योतिष सिखाने के हम इच्छुक हैं। यदि आप हमारे संस्थान के द्वारा ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं, पाराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को, और एक सफल भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो कृपया इस डिटेल को ध्यान से देखिए और हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय में विद्वान और ईमानदार पुरोहित भी उपलब्ध हैं। यदि आप काल सर्प दोष पूजा, मंगल दोष शांति पूजा, पितृदोष शांति पूजा, गंडमूल दोष शांति पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक इत्यादि करवाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। यदि आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करना चाहते हैं तो भी आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सारी सेवाएं सशुल्क हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, फुल डिटेल एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, या आपके मन में 1, 2, 3 कोई प्रश्न है और उन प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे अभी जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे संपर्क कीजिए हमारे कार्यालय से, हमारी फीस दीजिए और हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। उस प्रक्रिया का पालन करके आप अपनी जन्म पत्रिका मुझसे पढ़वा सकते हैं। चलिए अब केतु के उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, केतु के उपाय जो कॉमन है वही मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल उपाय बताने के लिए आपकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन उपाय हैं, जैसे ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का संध्या 6 बजे के पश्चात 1 माला प्रतिदिन जाप करें, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान गणेश की आराधना करें। गणपति जी के चरणों में दूर्बा और 2 लड्डू, 2 मोदक ये अवश्य चढ़ाइए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। चितकबरे कुत्ते, 2 रंगे कुत्ते को
रोटी बिस्किट कुछ खिलाइए, 2 रंगी गाय को हरा चारा खिलाइए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। सर्दियां आ रही हैं, गरीबों को कंबल बांटिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। कंबल का कलर या तो काला होगा या फिर भूरा होगा, ग्रे कलर का कंबल। जौ का दान कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। ये कुछ कॉमन उपाय हैं, आप इनको अपनाइए और केतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु द्वादश भाव अंतिम भाव में होगा तो क्या रिजल्ट देगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।